शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इस साल ओके भगवान से यही कामना है कि आप अगर 11th में हैं तो अगले साल सिलेक्शन, 12th में हैं तो इसी साल सिलेक्शन। ठीक है, चलो अब तो साल भी बदल गया, अब तो पढ़ना शुरू करो। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मतलब आसानी से होने वाला टॉपिक है, ज़्यादा माथा लगाने की ना आपको ज़रूरत है ना मुझे, है ना। टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। क्या नाम है? एरोमेटिसिटी। हाँ, ड्रॉपर्स का भी इसी साल ड्रॉपर वाला बच्चा करा रहे, हमें छोड़ दिया सर ने। नहीं भैया, तुम तो सबसे पहले हो। इधर आ जाओ। इधर देखेंगे सभी। टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। सर इस पे सवाल आता है? आ जाता है। अच्छा टॉपिक है और स्टेबिलिटी को बताने वाला है। किसको बताने वाला है? इट डिफाइन द स्टेबिलिटी, डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है कौन? एरोमेटिसिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बड़ा ही सिंपल है, बस आप लोगों को बोर्ड पर नज़र रखनी है। बाकी अगले 40-50 मिनट में चीज़ें आप लोगों के फेवर में डाल दी जाएंगी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, बस आप लोगों को फोकस रखना है कि सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत आसानी से चीज़ें को समझा डालूंगा मैं। आराम से इसको देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें भाई। इस टॉपिक को हम लोग एक ही वन शॉट में ही कवर करेंगे। बस आप लोग बस बोर्ड की तरफ नज़र रखेंगे, बाकी काम हमारा होगा भाई। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक एरोमेटिक कर लेते हैं, एक एंटी एरोमेटिक, बाकी नॉन एरोमेटिक तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी देख ही लो भाई। बहुत जल्दी से आप लोग प्लीज़ देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इधर आ जाओ बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। 3 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के कंपाउंड जो है आप लोगों के पास हो सकते हैं, जिनमें से जो पहला टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। बहुत ध्यान से देखिए, एरोमेटिक। दूसरा आता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक, और तीसरा हमारे पास आता है नॉन एरोमेटिक। क्योंकि अब मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन को ठीक से पढ़ा दिया रेजोनेंस में, तो मैं अब थोड़ी थोड़ी बातें कॉन्जुगेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मान करके आप लोगों को बेसिक तो देखो क्लियर ही होगा। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को सीखें। सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है? देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहली कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो सर क्या एंटी एरोमेटिक साइक्लिक नहीं होगा? ये भी साइक्लिक होगा। सर क्या नॉन एरोमेटिक साइक्लिक नहीं होगा? ये भी साइक्लिक होगा। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सर ने क्या बोला है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो दूसरी जो कंडीशन है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर होना चाहिए कंप्लीट रेजोनेंस। क्या होना चाहिए? कंप्लीट रेजोनेंस। यानी कि कंप्लीट रेजोनेंस का सेंस क्या होता है कि जो भी रिंग के अंदर कार्बन होगा उनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp2, राइट। तो क्या सर यहाँ पर नहीं होता होगा कंप्लीट कॉन्जुगेशन या कंप्लीट रेजोनेंस? ये भी बेटा जी कंप्लीट रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होता है। मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए बेटा जी? sp2। लेकिन यहाँ जो पिक्चर है यही इसको डिफाइन कर देती है कि यहाँ पर जो रेजोनेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट रेजोनेंस। इनकम्प्लीट रेजोनेंस का मतलब है कोई कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन या एक से ज़्यादा भी कार्बन हो सकते हैं, कोई भी एक कार्बन sp3 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है बेटा जी नॉन प्लेनर। और sp2 का मतलब क्या होता है बेटा जी? बता दो सर। इनका मतलब होता है प्लेनर स्पीसीज। ये सभी आप लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या मतलब होता है?
ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बच्चे हमारे आते जा रहे हैं भैया, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। देखो इधर आ जाओ, ये भी कैसी स्पीसीज हो जाएगी सर, ये भी हो जाएगी प्लेनर। बहुत ध्यान से तसल्ली से बोर्ड की तरफ देखना, बाकी काम हमारा होगा, बहुत आसानी से टॉपिक को सिखा देंगे। अब बहुत ध्यान से देखो भैया, तीसरी बात, ये हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल पाई बॉन्ड, कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब होता है +4 से भी रेजोनेंस हो जाता है, माइनस से भी हो जाता है, ऑड पेयर से भी हो जाता है। याद आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट रेजोनेंस के बारे में बात हो रही है। सी तीसरी जो टर्म आती है उसका नाम है हक्कल रूल। सर ये हक्कल रूल क्या चीज़ है? हक्कल रूल यहाँ भी यूज़ होता है, हक्कल रूल यहाँ भी यूज़ होता है, ये भी हक्कल रूल को फॉलो करेगा, लेकिन ये कौन सा हक्कल है बस ये आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इसका तो काम हो चुका कि सर हमें कोई भी कार्बन अगर sp3 नज़र आ जाएगा, नॉन प्लेनरिटी जनरेट हो जाएगी किसी भी माध्यम से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी कंप्लीट, इसका मतलब वहाँ पर कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक। चलो इधर सुनेंगे सभी, हक्कल रूल क्या होता है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, बस अगले 2-4 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होगा, इसलिए ध्यान से देखिए। हक्कल रूल होता है बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना है सिस्टम को। इसका मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते होंगे हम लोग? पाई इलेक्ट्रॉन। यस नो भाई, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला जो पाई होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर n की वैल्यू एक नंबर है बस, और n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे आप लोगों को? आप कहेंगे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। ये बात सही है गलत है? बोलो भाई। ऐसे अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख देता हूँ तो 4 × 1 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ n की वैल्यू को अगर 2 रख देता हूँ तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्या आ जाएगा बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन सो ऑन। यस और नो? आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या, कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक बॉन्ड। फील कर पा रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एक बॉन्ड। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से पेयर बनेगा, एक पेयर। भाई 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर तो एक ही होगा। यस और नो? यहाँ देखूंगा तो कितने पेयर बनेंगे बेटा? 3 पेयर बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और यहाँ अगर मैं देखूंगा तो ये पेयर कितने बनेंगे बेटा? 5 पेयर बनेंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो यार, बोलो। डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो मैं मान लेता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, इतना डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलिए लेट्स मूव टू द हक्कल। एंटी एरोमेटिक के केस में, एंटी एरोमेटिक के केस में यही फॉर्मूला ऐसे जनरेट हो जाता है, दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल है। अब मुझे बता, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो n की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा जी? 1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे? 4। n की वैल्यू 2 रख दोगे तो कितने नजर आएंगे? सर बच्चों 4 का पहाड़ा हो गया। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, कितना आसान पढ़ाते हो, यही आता है पेपर में। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब मुझे एक बात बताइए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैं कितने पेयर लिख सकता हूँ? क्या मैं 2 पेयर लिख दूँ इसको? हाँ या ना? क्या मैं इनको 4 पेयर लिख दूँ? क्या मैं इनको 6 पेयर लिख दूँ? बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल सटीक बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा यहाँ आ जाइए सही बच्चे, एक बात ज़रा ध्यान से सीखिए। जब भी हम लोग नॉन एरोमेटिक को पढ़ते हैं ना, तो अपने दिमाग में ये बात ज़रूर रखेंगे कि एक कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और ना केवल नॉन एरोमेटिक को, सबके ही बारे में एक बात बता देता हूँ। कंपाउंड 2 प्रकार से चलता है, एक तो रियल स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, आप लोगों को पता ही है। तो इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मुझे होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होते हुए भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उस समय कॉन्जुगेशन का जो प्लेन है और कार्बन हाइड्रोजन का जो प्लेन है ये डिफरेंट हो जाता है। कॉन्जुगेशन की पहली कंडीशन ही यही है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये बात आप लोगों से कही थी। क्या? रेजोनेंस की जो मेन कंडीशन है वो यही है कि कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तभी होगा जब कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो आप बोलते हो ये एक ही प्लेन में होंगे। अगर प्लेन डिफरेंट हो गया तो कॉन्जुगेशन नहीं होती। थोड़ा फील कराऊं, थोड़ा फील कराऊं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक कार्बन है और ये कार्बन का बॉन्ड ऐसे है ना? कैसे? ऐसे। तो ये प्लेन ऐसा नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ है ना? नजर आ रहा है। तो अगर दूसरा कॉन्जुगेशन करोगे ना तो बेटा ये प्लेन इसके नीचे ही होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये ऐसे हो गया तो इस वाले डबल बॉन्ड का और इस वाले डबल बॉन्ड का प्लेन डिफरेंट हो गया, पड़ोसी होते हुए भी कॉन्जुगेशन नहीं। ये तो रहा रियल डेटा, ठीक है, जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूं कि अभी के लिए बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें,
कौन याद रखेगा इतनी सारी बातें, कुछ ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसकी CROP। OP को तुम जानते ही हो, CR और याद कर लो। CROP मतलब कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस और कंप्लीट रेजोनेंस, और OP का मतलब है यहाँ पर ऑड पेयर। फील कर पाए आप लोग? आपको हक्कल रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट स्क्रोप लगा दो। और क्रोप अगर लग रहा है, CROP लग रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। जरा एंटी एरोमेटिक का बता दो सर, ये है CREP, समझ में आ गया होगा, साइक्लिक रेजोनेटिंग। और EP का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर इसका मतलब है सर इवन पेयर। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे ही हो जाएगा सब कुछ। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, एक कंपाउंड है मेरे पास, ये मुझे बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? सर 2। कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? पाई बॉन्ड 2। और अगर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो ये तो इवन है, और इवन है तो कंपाउंड मस्ट बी एंटी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? एक तरीका। दूसरा, आप ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहे होंगे? इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बोला वैसे कर सकते हैं। दोनों ही वैलिड है अपनी अपनी जगह, दोनों ही सटीक है, और दोनों एक ही बात है, अलग अलग चीज़ें थोड़ी हैं। चलो इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई कि या तो क्रिप लगेगा या फिर क्या लगेगा बेटा जी? क्रॉप लगेगा। इस तरीके से मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डेटा आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। कोई पूछे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आप कहना जी एरोमेटिक, उसके बाद आप कहना नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आप बोलना सर उसके बाद रहता है एंटी एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। आप एक बात बताइए, कोई चीज़ कम स्टेबल है तो वो ज़्यादा स्टेबल की तरफ मूव कर सकती है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैन कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नॉन एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर होगा नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है तो उसको एंटी एरोमेटिक में कभी भी कन्वर्ट मत करो, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक में ही ज़्यादा थी। क्योंकि बॉन्ड का मोशन, बॉन्ड का मूवमेंट होने का एक ही तरीका है कि राशि कौन है? राशि, अच्छा राशि तो अपनी बच्ची है। चलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल। ऐसे ही नॉन एरोमेटिक गेट कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक, बट एरोमेटिक कांट कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक। इसलिए कहते हैं एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। आपको याद है मैंने एक ट्रिक कभी जीवन में आप लोगों को बताई थी, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कि रेजोनेंस बड़ा या मीजो बड़ा, इंडक्टिव बड़ा, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। मैंने बोला था अमर है इंडिया, अमर है इंडिया। इसमें भी एरोमेटिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, देन मीजो रेजो, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाना भी रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। क्या ये पिक्चर समझ में आ गई सभी को? पक्का? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल करने हम लोगों को। चलिए जी, अब आ गया है समय आप लोगों को कुछ अच्छे सवाल कराने का। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और चीज़ों को समझिए। इधर देखिए, सभी सवाल आ चुका है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मुझे बताइए पहले सवाल का आंसर कि कंपाउंड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर साइक्लिक है। और हर कार्बन के अंदर अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन मुझे क्या नज़र आ रही है? सर आपने बताया सिग्मा बॉन्ड अगर 4 होंगे तो जेड की वैल्यू 4 होगी, और जेड की वैल्यू 4 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो इसका मतलब कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को? बताइए भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। देखोगे तो आप देख रहे हो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंप्लीट रेजोनेंस भी है, और क्रॉप है या क्रीप है? ईपी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर इवन पेयर है, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो 2 हो गए, तो इसका मतलब कंपाउंड बिकम एंटी एरोमेटिक। बोलो गेम समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ आ जाओ। इसमें देखा कि सर ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, इसका मतलब यह एक ही पेयर है ना, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। होता है नहीं होता कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव नेगेटिव और रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड का। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये कंपाउंड बिकम एरोमेटिक, क्योंकि इवन पेयर है, ऑड पेयर है, सॉरी नॉट इवन। क्रॉप लग रहा है ना यहाँ पर, क्या लग रहा है? क्रॉप, ऑड पेयर। इधर आ जाओ, यहाँ बताओ आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये भी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि सर ये एक है, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। लॉन पेयर हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो उसको पेयर काउंट करो। इंपॉर्टेंट बात,
अगर लॉन पेयर है, अगर लॉन पेयर है, सुनो भाई सभी, अगर लॉन पेयर है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर वो कॉन्जुगेशन में आ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर काउंट करना ही पड़ेगा। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो दो होने का मतलब ये कैसा हो गया बेटा जी, एंटी एरोमेटिक। आबिक मेरी आवाज आ रही है बेटा आप तक? आबिक, आर यू देयर इन द क्लास? चलिए जल्दी जल्दी बताइए भाई सभी। हाँ तो आंसर्स बताइए ना, क्लास में हो तो शांत बिल्कुल सो रहे हो, इधर आ जाओ। ये CH3 और ये भी क्या है बेटा जी, CH3। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एंटी। एंटी बता रहे हैं, कुछ कुछ एने कह रहे हैं। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। आपने देखा ये, अरे इसको देखो, अच्छी बात है। आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ पर एरोमेटिक है, लेकिन प्यारे बच्चों आप ये क्यों नहीं देख पा रहे कि इसमें एक कार्बन क्या नजर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि sp3, और sp3 नजर आ रहा है, तो बाकी सब बाद में, पहले यही हो जाएगा कंपाउंड। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? बेसिक थी। अगला बता दो, अगला बता दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। तो आप क्या कहोगे, सर इस प्लस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, इस प्लस में इलेक्ट्रॉन, लेकिन रेजोनेंस कंप्लीट है सर, है ना? तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर ऑड पेयर ही है, यानी कि एक ही बॉन्ड है। बेटा समझ में आ रहा है पक्का? तो इतना डेटा समझ में आया भाई ऑफलाइन वाले बच्चों को? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? चलो आगे देखो, यहाँ आ जाओ। कैसा नजर आ रहा है आप लोगों को? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई बच्चा आंसर देता है ऑनलाइन में तो प्लीज आप क्वेश्चन के साथ दे दें, है ना? क्वेश्चन नंबर लिख के दें। हाँ भाई, कैसे पता लग रहा है आप एक एंटी एरोमेटिक कैसे हो जाएगा ये? देख जरा, यहाँ पर ये कार्बन नजर आ रहा है बेटा, कार्बन के बाद ये हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये सिग्मा आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, सिग्मा सिग्मा। बताओ ये क्या कार्बन आपको sp3 नजर नहीं आया? आपने क्या देखा? आपने देखा ये बॉन्ड दो मतलब इवन, इवन मतलब एंटी एरोमेटिक, जो कि गलत है। देखो बीइंग ए टीचर मेरी नजर सबसे पहले होती है, क्या कोई ऐसा कार्बन है जो sp3 है? सबसे पहले होती है, क्योंकि यही सबसे फंसाने का तरीका यही है। वो क्या देगा, ऐसा ऑड पेयर इवन पेयर बना के देगा, और कहीं कोई कार्बन को sp3 आउट ऑफ प्लेन रख देगा, और जो उस गेम को सीख जाता है वो सीख जाता है सर। तो आप पहले सबसे पहले देखें क्या पूरे एंटाइटी में कोई कार्बन ऐसा जो कि sp3 है, और है तो मतलब आंसर बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसको मैंने क्यों नॉन एरोमेटिक लिखा है। आगे आ जाइए, इसका बताइए। अब कहोगे सर हमें तो सर ये कार्बन है सर, इस प्लस में तो कोई चार्ज होता नहीं है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ईवन पेयर नजर आ रहा है, और ईवन का मतलब क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, एंटी एरोमेटिक। अगला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। ट्रोपोलियम आयन, बताइए जरा, एरोमेटिक पक्का? तो आप क्या कहेंगे, सर देखो 1 2 3 और प्लस के साथ प्रॉपर कंजुगेशन है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 8 9 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा जी, एरोमेटिक। बिल्कुल सही है, एरोमेटिक ही होता है, कैटायन, स्टेबल कैटायन है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला आ जाओ। ये देखो कुछ मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आबिक बता रहे हैं नॉन एरोमेटिक, शुभम बता रहे हैं एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा हो भाई, और कोई अच्छा बच्चा आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर राहुल बता रहे हैं एरोमेटिक सर। ओके तुम बताओ भाई, एरोमेटिक? ऑफलाइन वाले बच्चों और एरोमेटिक? और बता भाई, और बताइए सभी। अनाया, अनीशा, अनमोल, ईशान, ईश्वरी, कृतिका, बता बेटा क्या आंसर होना चाहिए? देखिए प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए, ये बोरोन है बच्चा, और बोरोन के पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी है इस समय? आप कहोगे सर ये तो बेचारा sp2 ही है, और sp2 ही चाहिए, है ना? sp2 ही तो चाहिए, sp3 हो जाता तब नॉन एरोमेटिक होता। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, कॉन्जुगेशन क्या है यहाँ पर, प्रॉपर है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मुझे यहाँ पर आंसर क्या लिखना चाहिए? मुझे आंसर यहाँ पर लिखना चाहिए द कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा सवाल, सुंदर सवाल। बच्चा यहाँ ब्रेक होता है दो तीन तरीके से। पहला सोचेगा सर कॉन्जुगेशन कैसे की, कोई चार्ज ही नहीं है तो कॉन्जुगेशन कैसे, बोरोन है, बोरोन है,
याद आ रहा नहीं आ रहा? पी ऑर्बिटल में वैकेंसी होती है, ऑर्बिटल में वैकेंसी होती है, डीलोकलाइजेशन हो गया और हो गया, एक तरीका। दूसरा बोरोन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, कितनी है बेटा जी? sp2, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इतना डेटा क्लास के बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। इधर आ जाइए, नेक्स्ट अगला देखो, बताओ भैया। अब बच्चे के सामने बड़ी दुविधा है कि सर इसको काउंट करेंगे, चलो ये तो काउंट, ये काउंट होगा कि नहीं होगा? अगर ऊपर का काउंट हो गया तो कंपाउंड बिकम एंटी, नहीं हुआ तो एरोमेटिक। अब कंफ्यूजन ये कि काउंट कब होता है कब नहीं होता। देखो जी, इस रूल को मत अपने दिमाग में बैठाओ कि काउंट नहीं होता। कुछ किताबें या कुछ टीचर पढ़ाते हुए बोल देते हैं कि एक्सोबॉन्ड्स नेवर कंक्लूड इन रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी। गलत बात। आप उस बॉन्ड को तोड़ो पहले। आप इस बॉन्ड को अगर तोड़ते हो तो यहाँ से ही ऊपर जाएगी पिक्चर और यहाँ क्या बनेगा बेटा जी? प्लस। कोशिश ऐसी ही करनी चाहिए कि कंपाउंड के अंदर एरोमेटाइजेशन रहे, यानी कि स्टेबिलिटी रहे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो कंपाउंड इज लाइक दिस, यस और नो? बोलो भाई, ये आ जाएगा कैसा चार्ज? प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्लस। एक बात सुनो, इस प्लस को देख के भाई इधर मूव होगा कि नहीं होगा? और जब ये इधर मूव होगा तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? टेक्निकली कंपाउंड दिखेगा कुछ ऐसा। दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? दिखाई तो दे रहा है। कंपाउंड दिखेगा कुछ ऐसा, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा क्या? ऐसे बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। तो अब इस केस में अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि कंपाउंड कैसा है तो मैं क्या कहूँगा? भैया एरोमेटिक है। इसका नाम होता है बेटा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई? बताइए जरा, क्या ये बातें क्लास के सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? कहाँ हो गया आंटी? कहाँ आए? हाँ, कॉन्जुगेशन में आ गया ये वाला बॉन्ड ना। तो एक ही तो पेयर है बेटा, नेगेटिव तो ऊपर है। पूछा है कि कंपाउंड बिकम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। आगे बात समझ बेटा? चलो, आप ये भी याद रखें कि कंडीशन साइक्लिक भी है। कंडीशन कैसी है? साइक्लिक भी है। इधर आइए, नेक्स्ट आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी क्वासी एरोमेटिक ही है। कैसे पता लगता है आप लोगों को? देखो सर, ऊपर वाली रिंग है जो कि अभी मुझे एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाए तो ये कैसी दिखाई देगी? एरोमेटिक। सही बात। और नीचे वाली रिंग में अगर यहाँ नेगेटिव बन गया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ कैसा होना चाहिए? प्लस। तो क्या दिक्कत है? बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस, नीचे भी एरोमेटिक ऊपर भी एरोमेटिक। सीख पाए या नहीं सीख पाए? बोलो भाई। अगेन क्वासी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? दिलीशा, बात पल्ले पड़ी? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ तक कोई डाउट क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसानी से ये डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बहुत आसानी से। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात बेटा, पक्का समझ में आ जाएगा। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आओ भाई, थोड़ा सा मूव करें आगे, फिर से समझाओ हमें। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होगा भाई? ये भी एरोमेटिक होगा क्या? बता जरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। आबिक, अनाया, अनीशा, अनमोल, ईश्वरी, बताओ जल्दी से आंसर। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कृष्णा, महिमा, मेघा, नुपुर, राहुल, रिया, रोहित, संस्कार, तान्या, बता बेटा, बहुत जल्दी से बताओ। 14 का आंसर एक बच्चा एरोमेटिक बता रहा है, सॉरी 13 का आंसर एरोमेटिक बता रहे हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक भी है 13 का आंसर बताने वाले। वेरी नाइस, बहुत गलत। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्या बोला है कि आप कोशिश करें कि रिंग के अंदर एरोमेटाइजेशन रहे। अगर आप केवल इसको काउंट कर देते बेटा, एक ही माना ये वाली रिंग तुझे कैसी नज़र आ रही है? सर अगर इस बॉन्ड को मैं इधर ना पहुँचाऊँ तो मुझे ये एंटी एरोमेटिक नज़र आएगी फिर, क्योंकि 1 और 2 बॉन्ड काउंट होंगे फिर। यस और नो? मुझे इसको पोलराइज करना ही पड़ेगा, और पोलराइज करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आए? प्लस चार्ज आए। सही बात है। यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आना चाहिए बेटा जी? प्लस चार्ज आना चाहिए इस वाले कार्बन सेंटर पे। तभी तो इसके अंदर एरोमेटाइजेशन और इसके अंदर एरोमेटाइजेशन आएगा। और ऐसा है तो दूसरी कार्बन पर क्या आना चाहिए भैया? माइनस और माइनस। ओ माय गॉड, क्या हो गया?
डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, नेगेटिव, तो मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है पहली बात। और इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, 3 पेयर होने की वजह से कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। बोलो गेम समझ में आया? बोलो भाई, क्या ये गेम समझ में आया? शुभम मित्तल बता बेटा, क्या ये गेम समझ में आया? पक्का ये डेटा समझ में आ गया भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी, आसानी से बात समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से डेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसका नाम है क्या? इसका नाम है COT कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लिक है, 8 कार्बन है, 4 क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। चलो बताओ जी क्या दिख रहा है आप लोगों को? आपको दिखेगा 1 2 3 4, इसका मतलब कितने एंटी एरोमेटिक फॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब फिर सर ये तो रट्टा हो जाएगा। रट्टा कुछ नहीं भैया, रियल स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। रियल स्ट्रक्चर क्या है? रियल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। कहानी कुछ ऐसी है प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारी सीखने की इच्छा है तो ज़रा ऐसे सीख लो इसको। यहाँ पर ना ये वाले ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। देखिए एक बात समझिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि कॉन्जुगेशन के लिए ऑर्बिटल का सेम प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। बात मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो? क्या होता है कि ये वाला जो कॉन्जुगेशन हम लोग कह रहे हैं ना, ये वाला कॉन्जुगेशन, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कैसा कि एक ही प्लेन में, अच्छी बात है। लेकिन जो ये वाले 2 ऑर्बिटल है ना, ये इन 2 ऑर्बिटल के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर, मतलब एक प्लेन ऐसा है तो इसके ऐसे ऐसे आ रहे हैं ये वाले ऑर्बिटल। देखो फील करो, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे दिख रहा है, डबल बॉन्ड है ऐसे। और अब जो इस यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे ऐसे, फील कर गए? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे बाहर। यार ये वाला कॉन्जुगेशन कुछ नहीं होता, कॉन्जुगेशन के लिए एक ही प्लेन पे होना जरूरी है। हाँ समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन होने की वजह से कंपाउंड बिकम नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही क्या आ जाती है? नॉन प्लेनरिटी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यस 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 राहुल, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, आसानी से बात समझ में आई है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेबिलिटी। चलो भैया मुझे बताओ 1 और 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? कितने बच्चे कहते हैं कि दोनों एक ही हैं? क्या दोनों एक ही हैं? क्या ये दोनों एक ही कंपाउंड है या अलग अलग है? देखो कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब कंपाउंड को अलग अलग, हाँ बिल्कुल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, पहले ये समझाओ। देखो भैया, इस वाली रिंग का जो न्यूक्लियस होगा इन 3 पाई बॉन्ड की वजह से बिल्कुल सेंटर पे होगा, और इसके न्यूक्लियस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने पाई बॉन्ड का होगा बेटा जी? 2। मानते हो नहीं मानते? यहाँ ना ये देखो, ये ऐसे देखो इसको, कितना कंट्रीब्यूशन? 3 पाई बॉन्ड का। यहाँ देखो ना, अच्छा अगेन 3। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? अपने आप आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? ये किताबें इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, खुद ही केवल बेसिक क्लियर हो जाए इसके बाद देखना खुद ही आंसर आता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये डेटा समझ में आ गया, बेसिक है। देखो न्यू ईयर गिफ्ट ऐसे देते हैं टीचर, नहीं इधर आ जाओ। बोले सर इतना बोरिंग। 16वां सवाल देखो, सवाल कहता है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, क्या कहोगे? सर देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड एंटी एरोमेटिक है सर, ऐसा? भाई 1 पाई बॉन्ड को ही तो कंसीडर करेगा, 1 लॉन पेयर को ही तो कॉन्जुगेशन में करेगा, कि दूसरे को भी कर लेगा, जो नहीं भी हो रहा उसको भी कॉन्जुगेशन में डाल देंगे? नहीं ना भाई, कॉन्जुगेशन जब होगा तो एक इसका होगा, डबल सिंगल लॉन पेयर, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, ऐसे तो होगा। कैसे होगा? डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड, नहीं ना? तो इसका मतलब ये वाला तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, कर तो एक ही रहा है। इसका मतलब ये भी ध्यान रखें कि लॉन पेयर अगर एक से ज़्यादा हो तो ये ना समझ बैठेंगे सारे करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब सर 1 लॉन पेयर है सर, बताओ करेगा कि नहीं करेगा डिलीशा?
1 2 3 4, 4 होंगे या 3 होंगे? 3 या 4? एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, ये बताओ बस मुझे। एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? क्या दिखाई दे रहा है? राहुल कह रहा है 17 वाला एंटी है। बेटा अगर सामने होता ना, अभी यहाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो जाता। हैप्पी न्यू ईयर यहीं बन जाता अब तुम्हारा। हाँ ये हुई ना अभी अभी बात, यही तो बताया है कि लॉन पेयर पार्टिसिपेट करे तभी तो उसको काउंट करोगे। नहीं बात समझ में? अब इसका मतलब ये हो गया कि सर ये डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, और डबल के बाद अगला सिंगल है, तो कहे कंजुगेशन तो प्रॉपर है, लॉन पेयर की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका मतलब कंपाउंड बिकम एरोमेटिक, कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। इतनी बातें समझ में आई आपको? आसानी से समझ में आई? तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 18 देख के बताओ हमें क्या आंसर होगा। इसका नाम है 10 एनुलिन। कैसे देखा ही तूने भाई? 14 नंबर और इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा? ये तो इसको तो ऐसे रिजेंबल करता, अगर सोचना ही था तो। जल्दी आंसर बताओ, देर मत करो। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? अच्छा 2000 विद नॉन एरोमेटिक प्रॉपर, मुझे वो दे दो रीजन। सर वैसे लग तो रहा है एरोमेटिक, पर आपने दिया है तो नॉन एरोमेटिक होगा। ये सही है। ये सही है। पेपर में तुम्हें किसका, सर का फेस नजर आएगा कि सर ने दिया है या किसने दिया है? क्यों बेटा आप एक, चलो आंसर तो तेरा सही है इसी बात पे, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन एरोमेटिक। हाउ? हाउ भाई? देखने में कितना नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 ऑड पेयर, और ऑड पेयर का मतलब तो एरोमेटिक होता है। सर ये नॉन एरोमेटिक कैसे? तो सीखो भैया। पहली बात तो बीच में डंडा नहीं बनाया कार्बन कार्बन में, कुछ बच्चे अभी यही समझ रहे हो डंडा है, कुछ नहीं भाई। इसको बोलते हैं एनुलिन। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी 10 कार्बन का एनुलिन है तो बोलते हैं 10 एनुलिन। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। यार यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताओ, होगा। और यहाँ देखोगे तो इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे सर। तो सर क्या होता है इनके बीच में? होता है धुरंधर रिपल्शन। क्या होता है इनके बीच में? रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से चेंज हो जाता है प्लेन, और प्लेन चेंज होने की वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक, कॉन्जुगेशन ब्रेक होने की वजह से नॉन प्लेनरिटी यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सर जो आपने बोला ना वो अभी समझ में नहीं आया। देखो भाई मैंने कोशिश की है आप लोगों को सिखाने की, बहुत ध्यान से देखना सभी। कुछ दिखाई देता है आप लोगों को अगर मैं इतना दूर से दिखाऊंगा तो? प्रॉपर दिखाई दे रहा है भाई सभी को? हाँ भाई अभी नहीं दिखाई देगा। डेटा दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? बोलो भाई। रुक जाओ अभी, ऐसे दिखाई देगा। ये देख, ये रिंग दिखाई पड़ती है? कुछ तो बोलो गधो। ये रिंग दिखाई पड़ती है? ऐसे देखो, बताओ ये रिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को? वही है ना जो बोर्ड पे बनी हुई है? बताओ। अच्छा अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं ना, डबल बॉन्ड कैसे दिखाए? रिंग तो रिंग ही है। अब ध्यान से देखना, मैं इस वाले सेंटर पे एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ऐसे फील कर रहे हो आप लोग? दिखाई दे रहा है? और एक इस सेंटर पे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जान रहे हो डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा मुझे। तो देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो लगाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है। बेचारे जब रहे होंगे तो कितना जबरदस्त रिपल्शन आप लोग देख रहे हो, देख पा रहे हो? लगाते ही रिपल्शन शुरू है भाइयों का। इसका मतलब ये अपने आप को इनको रिपेल करेंगे, रिपेल होने के बाद इन जो डबल बॉन्ड है अंदर का उसका प्लेन हो जाएगा चेंज। कैसे? ये रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के बाद रिपल्शन रिपल्शन रिपल्शन, आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? ये देखो ये रिपल्शन। अब रिपल्शन होने की वजह से जो प्लेन पहले डबल बॉन्ड का था इस वाले डबल बॉन्ड का प्लेन, इस वाले डबल बॉन्ड का प्लेन हो गया चेंज, और चेंज होने की वजह से एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, या मैं बोलूँ नॉन एरोमेटाइजेशन आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? कुछ तो बोलो। क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? आसानी से क्लियर है? बोलो जी। चलो तो ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, पता लग गया? उन्हीं को दिखाता रहा, आपको समझ में आया पक्का? ये कैसे रिपेल हुए? ये दोनों रिपेल होने की वजह से डबल बॉन्ड का प्लेन चेंज हो गया। प्लेन चेंज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा करेक्टर आ गया? नॉन एरोमेटिक करेक्टर आ गया। चलो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग समझदारी के साथ ये बात जान चुके हैं। चलो बहुत ध्यान से आप लोग देखें, इसको नोट करने की क्या आवश्यकता है, ये तो छप गया होगा दिमाग में।
अब बहुत ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा सवाल पूछ रहा है कोई कह रहा है आप लोगों से कि बताइए सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन करिए। अच्छा ये कक्षा 11th में हाइड्रोकार्बन में आएगी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है, बच्चों को ये दिखता है कि ये बॉन्ड है और यहाँ पर डॉट है मतलब कि ऑड पे बीच में आ जाएगा ऐसा डंडा आ जाएगा तो कंपाउंड बिकम एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सही है। अब इस केस में इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ये डंडा टेक्निकली बनता नहीं है। होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपने जैसा एक और ढूंढ लेता है, और जब अपने जैसा ढूंढ लेता है तो बस जब मिल बैठेंगे 2 यार 3 यार हो गए आजकल तो, है ना। चलो वो जो भी है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे देखो तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, भाई इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक। और ये अच्छा ट्रांजिशन है, एंटी एरोमेटिक गेट कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पक्का बता भाई। तो ये आसानी से बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बात करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशन की, मतलब बेकार में बनाई हुई है, ऐसा कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, लेकिन समझ लो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने में भी काम आता। अगर कोई कंपाउंड H+ आयन को निकालने के बाद एरोमेटिक हो रहा है तो उस कंपाउंड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ज्यादा। आगे बात समझ में। और एक कंपाउंड अगर नॉन एरोमेटिक है, तुम जबरदस्ती उससे H+ निकाल रहे हो कि तू भैया एंटी एरोमेटिक हो जा, तो ये भी ट्रांजिशन गलत है। तो इसने ये बताया कि कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या नहीं करेगा। अगर पहले से एरोमेटिक है और उससे H+ निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसको एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा होगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पहले से एंटी एरोमेटिक है और वो H+ आयन को निकालने के बाद एरोमेटिक हो रहा है तो मतलब कंपाउंड बिकम स्टेबल। कंपाउंड के अंदर क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से मैं जब इससे H+ आयन निकालता हूँ, ये वाला H+ आयन निकालता हूँ, तो कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा देखा जाता है, 1 2 और 1 3 का मतलब क्या हो गया बेटा जी? एरोमेटिक। आप कहोगे हाँ जी एसिडिक कैरेक्टर। मैं कहूँ नहीं भाई इसके अंदर H- निकाल, तो H- निकालेगा तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा? सर यहाँ पर प्लस, एंटी एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक ही बना रहा। बोलना सर ये वाला चीज़ ठीक नहीं, ऊपर वाला बेस्ट है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? H+ आयन को निकालेंगे ना कि H- आयन को, H+ आयन को निकालेंगे ना कि H- आयन को। किसी ने पूछा इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहोगे? H+ निकालो। और जब यहां से आप लोग H+ को निकाल दोगे तो प्यारे बच्चों बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर बदल चुकी है, एरोमेटिक। यहां जाओ, जब यहां से H+ आयन को बाहर निकालोगे तो कंपाउंड बिकम CS ट्रिपल बॉन्ड C-। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन से इफेक्ट के थ्रू स्टेबल है? तो आप कहोगे सर -I की होने की वजह से स्टेबल है। ये कौन से इफेक्ट की वजह से स्टेबल हुआ है? एरोमेटिक। और अमर है इंडिया। याद आ रहा है? एक सबसे प्रायोरिटी बेसिस है और सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी। आगे बात समझ में। इन दोनों में से कोई स्टेबिलिटी मुझसे पूछता, देन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होती। बात समझ में आ गई? अब कुछ किताबें पढ़ना बढ़िया बढ़िया GRB पब्लिकेशन की, तो आपको दिखाई देगा डेटा के क्यों चुपचाप से एसिडिक किसी कभी का किसी की ज़्यादा किसी की ज़्यादा। लॉजिक उसके पीछे यही रहता है, फैक्ट्स ही रहते हैं। इधर आ जाइए, डाइपोल मोमेंट। ये मुझे एक अच्छा सवाल लगता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। एक बात आपको बतानी है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डाइपोल नहीं बनते। सुनो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर डाइपोल नहीं बनते। इस बात को सुनो, दिमाग में डालो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर डाइपोल नहीं बनते। ठीक है भाई? तो बचा कौन? नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। चलो सवाल ये है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप बताइए मुझे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? और प्लस आने की वजह से भाई साहब इधर मूव होंगे और ये प्लस इधर आ जाएगा। बोलो। तो कंपाउंड का फोटो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कुछ ऐसा बनाया होगा, अगर तुम्हें याद होगा तो। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ आ जाओ सर, यहाँ भी होगा सर, ये देखो सर ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कंपाउंड ऐसा करने के बाद एरोमेटिक हो जाता है, और यहाँ जाता हूँ तो कंपाउंड sp3 कार्बन होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और ये तो दिखाई दे रहा है दुनिया को, यहाँ पर ऊपर जाएगी ये वाली बात नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। हमें क्या लगेगा कि कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक, और है भी एंटी एरोमेटिक। हमें दिखता ऐसा है कि मानो पोल बने हैं।
हमें दिखता है ऐसा है भाई, ये पोल तो इतना यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन सच्चाई ये है कि इसके अंदर कोई डाइपोल फॉर्मेशन नहीं होता, सब न्यूट्रलाइजेशन है इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एंटी एरोमेटिक में डाइपोल नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। इसका मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। ऑर्डर गलत है भाई तेरा राहुल। ठीक है बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कोई पूछ रहा था किसके सबसे ज्यादा डाइपोल होगा, तो आप क्या दोगे भैया आंसर? एरोमेटिक का, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में कितने भी प्लस माइनस तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें खूब बॉन्ड एक तरफ को जाते हुए नजर आए, लेकिन आप फिर भी मानकर चलेंगे क्या कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या मानकर चलेंगे? जीरो या लगभग जीरो। और थोड़ा फील करा दूं, देखो यहाँ इस कंपाउंड के अंदर प्लस है, प्लस है तो भाई प्लस है तो मूवमेंट इसकी भी हो रही होगी, इसकी भी मूवमेंट हो रही होगी, तो नेट रिजल्टेंट कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड के अंदर मूवमेंट हो सकती है, लेकिन नेट मूवमेंट को क्या कर लेगा? वो जीरो कर लेगा। इसलिए दोनों के अंदर आप क्या कहोगे कि डाइपोल मोमेंट के केस में एंटी एरोमेटिक क्या हो जाता है? जीरो या बहुत कम, ऐसे वाला केस समझो। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जरा कमेंट करके बताओ हमें जरा फटाफट से, बातें समझ में आई आप लोगों को? जो बातें आप लोगों को सिखाई मैंने, क्या वो बातें समझ में आई? पक्का? क्वासी है ये भी, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा एक बात बतानी है आप लोगों को, मतलब कोई पूछता तो नहीं है लेकिन ठीक है, अब बताने में कुछ जाता भी नहीं है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, ऐसी कोई रिंग बनी आ जाए बेटा, है ना, ऐसी कोई रिंग बनी आ जाए बहुत भयंकर टाइप की, और तुम सोचो कि ये सवाल कैसे होगा। तो देखो मान लो यहाँ कोई बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ऐसे डबल बॉन्ड है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर कोई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, उनको काउंट करो जैसे करते हैं। ऐसे है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? और आप लोगों से यहाँ भी लगा दें क्या? यहाँ भी लगा देते। सुनो ध्यान से, कोई पूछेगा कंपाउंड एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, तो आप क्या आंसर करना है? आप लोगों को ना कौन कौन से काउंट करने हैं, आपको केवल पेरिफेरी काउंट करते हैं, अंदर वाले काउंट नहीं करते। अंदर वाले का मतलब देखो ये काउंट होगा 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने sp3 बना दिया, तो कंपाउंड का आंसर ही नॉन एरोमेटिक हो चुका है। लेकिन अर्थ वो नहीं था सब सिखाने का, अर्थ क्या था? मतलब मन से मैं सिखाना चाह रहा था, यहाँ भी ये भी sp2 है मान कर चलो अभी के लिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 और ये 5 6 7, और ये भी काउंट होगा, पेरीफेरी पे ही आ रहा है 8, लेकिन ये भाई साहब काउंट नहीं, ठीक है ना। बस इतना कहना था, ये अंदर वाला जो है ये काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक सा डेटा क्लियर रहा होगा। मज़ेदार टॉपिक है या नहीं? आसानी से होने वाला, 4 नंबर देने वाला डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा जाता है, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, इवन सीबीएसई भी। सीबीएसई में भी टीचर्स खूब डालते हैं इस टाइप के सवालों को कि एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक। उनका अंतिम सवाल वही होता है कि लॉन पेयर इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। आखिरी बात समझ में? तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डेटा सिखा दिया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। बढ़िया तरीके से जीवन को जियो, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, राइट। मज़े से जीवन जियो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो भी ट्यूसडे को होगी, और फिर आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। उसमें हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो आई थिंक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया था। तो क्या पढ़ाना होगा? बफर को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके।